हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच हम लक्ष्य 450 का पहला क्लास लेकर के आए हैं और काफी लाजवाब क्लास होने वाला है आपके लिए। आज की क्लास में हम लोग भौतिकी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस लक्ष्य 450 इसके बारे में बता दूं कि आखिर ये है क्या लक्ष्य 450। क्यों बच्चे इस पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये लक्ष्य 450 है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक लक्ष्य है कि इस बार जो भी बच्चे क्लास 10th में यानी कि मैट्रिक में है, उन तमाम बच्चों का टारगेट है लक्ष्य 450 का, यानी 450 से ज्यादा अंक लाने का आपका टारगेट लेकर के आए हैं हम इस बैच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो मेन रूप से हम आपको बता दें बच्चों कि इस बैच के अंतर्गत हम लोग ना पूरा का पूरा साइंस, पूरा का पूरा सोशल साइंस, पूरा का पूरा मैथ, संस्कृत, हिंदी, मतलब जितने सारे अंग्रेजी, जितने सारे भी आपके विषय है ना, उन तमाम विषयों का, ठीक है, पूरा कंक्लूजन यानी कि पूरा का पूरा निष्कर्ष, पूरा का पूरा समाधान लेकर के एक ही क्लास में आए हुए हैं। इसीलिए इस क्लास का नाम ही रखा गया लक्ष्य 450। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर आप शुरू से लेकर के आखिरी तक हमारे साथ बने हुए हैं, और जो बच्चे शुरू से लेकर के अब से लेकर के परीक्षा तक, हम आपके साथ परीक्षा तक बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बस परीक्षा तक बने रहिए। जो भी बच्चे हमारे साथ परीक्षा तक बने रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं उन बच्चों का 450 प्लस आएगा ही। वो आप हैं जो 450 प्लस नंबर लाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको पढ़ाई जाएगी हर एक विषय। हम डिटेल में हर एक विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान। हम लोग विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। लेकिन जरूरी है उससे पहले जानना कि आखिर विज्ञान क्या होता है। हाँ बच्चों, कोर्स के बारे में आपको धीरे धीरे हर एक डिटेल पता चल जाएगा। और आपको बता दें कि यूट्यूब पर यह क्लासेज पूरी की पूरी फ्री है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास भी करें, क्लास के साथ साथ हमें क्लास का नोट्स भी एट अ टाइम मिले, वो भी सर जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना, उसका क्लास नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि सर आज हमने थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा और इस पर हम 10-20 क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, तो वो भी आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। लेकिन बच्चों, आप तो जानते हैं कि ये सब चीज यूट्यूब पर संभव है नहीं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए मैंने ऐप के माध्यम से लाया है। तो अभी आप जाकर के ना प्ले स्टोर से, क्लास खत्म होने के बाद, अभी छोड़ के नहीं चले जाना क्लास खत्म होने के बाद आप प्ले स्टोर से जाकर के द एजुकेशन हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वापस से उस एप्लीकेशन पर आकर के इन तमाम, वहां पर आपको क्लास मिला, क्लास का नोट्स मिला, और साथ ही साथ बच्चों आपको टेस्ट देने की भी सुविधाएं मिल रही है। और अगर आप हमारे साथ ऐप पर जुड़े हुए हैं तो हर एक क्लास का एक टेस्ट आपको मिल ही रहा है। उसके अलावा भी आपको एग्जाम ओरिएंटेशन, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ऐप पर ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, काफी बेहतर से बेहतर, और यहां तो यूट्यूब पर पूरी की पूरी क्लास फ्री है, लेकिन बच्चों आपके लिए हमें ऐप पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। तो हम इसके लिए ना उसका मिनिमम फीस रखें जो कि 199 रुपया है। हमें नहीं लग रहा है बच्चों कि आपके 450 अंकों के सामने में वो 199 रुपया कोई ज्यादा है। और आपके लिए मैं बता दूं कि डेमो क्लास तो अवेलेबल है ही। पहले बच्चे आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम आप हमारे यहाँ डेमो क्लास ऐप पर करिए। आप देखिए कि सर ने जो कहा है कि टॉपिक वाइज टेस्ट होगी, सर ने जो कहा है कि क्लास का नोट्स मिलेगा, वो सब अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब चीज आपको मिले देन यू कैन ज्वाइन योर क्लास, ठीक है। चलिए बच्चों, अब समय को गवाएं बिना हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो विज्ञान की क्लास है। तो चलिए हम विज्ञान पर चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा सा कि विज्ञान है क्या आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर जो आपकी क्लास हो रही है बच्चों, इसमें सिर्फ मैं आपको समझाने पर फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोर्ड पर लिखा, सॉरी अगर मैं यहां पर ना परिभाषा लिखना शुरू कर दूं तो जल्दी ना तो सिलेबस खत्म होगी और ना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा पूरा का पूरा उतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की कि आखिर ये विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान की बड़ी ही सरल परिभाषा है जो आप क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दुनिया का हम
कोई भी काम करते हैं ना, तो वो कार्य हमें सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से ही करना पड़ता है। अगर हम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से कार्य को नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो कार्य मतलब सुव्यवस्थित ढंग से और सही से नहीं हो पाएगा। तो जीवन में याद रखिएगा, कोई भी काम हम करें तो सावधानी पूर्वक मतलब और क्रमबद्ध तरीके, यानी एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम, फिर खत्म हुआ फिर तीसरा काम, तो एक काम खत्म होने के बाद ही हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है क्रमबद्ध तरीका। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। इट्स क्लियर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें विज्ञान में कि सर जी हम विज्ञान में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक मिनट बच्चों, इस विज्ञान को थोड़ा सा हम तोड़ना चाहते हैं। देखिए ये विज्ञान बना है दो शब्दों से मिलकर, एक है वी और दूसरा है ज्ञान। ठीक है, वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है बच्चों, वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी किसी भी चीज के बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग विशेष जानते हैं ना, विशेष अध्ययन करते हैं ना, वही क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है विज्ञान। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी का हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। अब विज्ञान के अगर हम बात करें ब्रांच की, शाखाओं की, तो हम लोग ना, वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं बच्चों, लेकिन हम लोग मेन रूप से ना विज्ञान के 3 शाखाओं पर चर्चा करने वाले, जो कि आपके क्लास 10th की बोर्ड, देखिए क्योंकि बोर्ड ओरिएंटेड ये पढ़ाई है, सॉरी एग्जाम ओरिएंटेड, तो ज्यादा क्लास को लंबा चौड़ा बनाना भी सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान, आगे पीछे आप बोल सकते हैं, हम पहला बोले हैं भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में होंगे थोड़ा बहुत उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, इसको फिजिक्स कहते हैं, विज्ञान को साइंस कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान बगल वाले को कहते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। रसायन विज्ञान ही ज्यादा बेहतर होता है कहना, क्योंकि रसायन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थों या रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, वो रसायन शास्त्र कहलाता है। क्लियर है। तीसरा जो हमारा आता है बच्चों वो है जीव विज्ञान। तीसरा हमारा है जीव विज्ञान। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान को वैसे केमिकल साइंस कहा जाता है, केमिकल साइंस कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिकी के बारे में पढ़ते हैं, वह भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, वह भौतिकी कहलाता है, उसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वह शास्त्र जिसमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता है। वह शास्त्र जिसमें रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं, आप लोग बताइए क्या कहलाएगा, कमेंट करिए फटाक से बताइए क्या होगा, वो होगा रसायन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री नहीं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। अगला बायोलॉजी, जीव विज्ञान ही उसको कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए सबसे पहला जो हमारा है भौतिक विज्ञान। बच्चों ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया सर आखिर ये प्राकृतिक घटनाएं होती क्या है। तो देखिए वो घटनाएं जो हम नहीं करते हैं, भगवान के द्वारा ऑटोमेटिक होता है, दैट ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड नेचुरल इवेंट। उन तमाम घटनाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक घटना कहते हैं। आप कहिएगा जैसे बाढ़ का आना, कोई व्यक्ति पानी ठेल करके बहा दिया है, जो बाढ़ आएगा नहीं आएगा। कोई कहेगा अरे भाई थोड़ा बिजली कड़को, तो बिजली कड़क जाएगा क्या, नहीं। कोई आदमी जाकर के ऊपर से ना बारिश करवा देगा, बादल को जाकर के हिला डुला करेगा कि बारिश हो, तो बारिश हो जाएगा, नहीं यार, वो खुद होता है बारिश। ठीक है, तो जो घटनाएं प्राकृतिक के द्वारा होती है ना, उसे हम लोग प्राकृतिक घटना कहते हैं। और हम इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में ना प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिर ये सूर्य हमें रोशनी देता है तो कैसे देता है, तारे टिमटिमाते हैं तो कैसे टिमटिमाते, क्यों रोज सवेरे सूरज हमको दिखाई देने लगता है, क्यों शाम के बाद दिखाई नहीं देता है, रात में ही चांद क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता है, दिन में ही सूरज क्यों दिखता है, रात में ही क्यों नहीं दिखता, रात होने पर अंधेरा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो आपसे कोई परिभाषा पूछे, वैसे सभी चीजों का परिभाषा आपको मिल जाएगा, क्लास खत्म होते ही एकदम अच्छे अक्षर में क्लास नोट्स आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो बच्चों, तो आप हमें मेल करके आप हमें बता सकते हैं कि सर ये समस्याएं हमारी है। ठीक है, चलिए भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक घटना यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। दूसरा कहलाता है रसायन विज्ञान, जिसको रसायन शास्त्र कहें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत केवल किसका अध्ययन होगा बच्चों, तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम केवल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसमें पदार्थ का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, पदार्थ में क्या होगा, उसका गुण पढ़ेंगे, उसका संघटन पढ़ेंगे, उसकी बनावट पढ़ेंगे,
मतलब उसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, वो किसी के साथ अभी क्रिया करता है या नहीं करता, इन तमाम चीजों के बारे में जिसमें पढ़ेंगे वो रसायन विज्ञान कहलाता है या रसायन शास्त्र कहलाता है। क्लियर है। जीव विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जीव जंतुओं में मेन रूप से जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सजीव के बारे में। जीव जंतुओं में भी मेन रूप से हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो सजीव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है ना। चलिए जी सर, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हम अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारा भौतिक विज्ञान। आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा, आप सिंपली कहिएगा कि सर जी, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक घटनाओं का स्टडी यानी अध्ययन ही कहलाता है। कौन चीज, भौतिक विज्ञान क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर है। अब चलिए, भौतिक विज्ञान की ही हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और चीजें यहां तक क्लियर है। चलिए, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम भौतिक विज्ञान की अगर बात करें ना तो बड़ी ही सुंदर विषय है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। दिख रहा नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है ये। चलिए, हम अगर बात करें बच्चों भौतिक विज्ञान या भौतिकी की, क्लास 10th में वैसे भौतिकी है आपका, ठीक है। हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, भौतिकी को हम अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि सर जी भौतिकी को कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है। अब हम फिजिक्स की अगर बात करें बच्चों तो देखिए, फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है ना वो बड़ी प्यारा प्यारा चैप्टर सा है। लेकिन सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है क्लास 10th का प्रकाश। ठीक है। वैसे प्रकाश में दो चीजें हैं। पहला जो हमारा चैप्टर बना दिया है वो है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा जो मैं बोल रहा था वो है अपवर्तन। तो दूसरा चैप्टर में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो 10वीं का ये पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो जानिए, प्रकाश के परावर्तन में दो शब्द है, एक प्रकाश दूसरा परावर्तन। एक प्रकाश दूसरा क्या है, परावर्तन। सबसे पहला प्रकाश कहते किसको है, देखिए, ऊर्जा का वह स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। सिंपल, ऊर्जा का वह स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी ये नहीं रहेगा तो क्या नहीं देख पाएंगे। सच्चाई यही है कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अब कैसे नहीं देख सकते हैं, तो भाई हम अभी पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा सभी को दिख रहा है। अभी हम चारों तरफ से अगर लाइट बंद कर दे, करके दिखाएं प्रैक्टिकल, क्या नहीं, जरूरी नहीं। अगर चारों तरफ से हम लाइट बंद कर दे तो क्या लग रहा है आपको, आप क्लास कर लीजिएगा, आपको बोर्ड दिख जाएगा। बिल्कुल कहिएगा कि सर कैसे दिखेगा, जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो बोर्ड हम कैसे देख पाएंगे, तो आप नहीं देख पाइएगा बोर्ड। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ना किसी भी चीज को, बोर्ड ही नहीं, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। मानकर चलिए मेरा यहाँ पर कोई पैसा, किसी का 10 रुपया गिर गया, ठीक है। अब कोई खोज रहा है, लेकिन बेचारा टॉर्च बंद करके खोज रहा है, अंधेरा में खोज रहा है, तो उसको मिलेगा कभी, क्या कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बगल वाला कह रहे भाई रोशनी ले जाओ ना, टॉर्च जला के खोजो ना, टॉर्च जलाएगा तुरंत उसको मिल जाएगा। ठीक है। पहली बात कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमें किसी वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो फिर हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते कैसे हैं, क्या प्रकाश रहेगा तो देख लेंगे। अभी तो दिल्ली में, बम्बई में प्रकाश होगा तो क्या हम मुंबई की चीजों को देख रहे हैं, प्रकाश तो है वहां। अभी घर के बाहर भी तो प्रकाश होगा, तो क्या हम घर के बाहर की चीजों को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं देख रहे हैं, तो देखिए, प्रकाश का एक बड़ा बढ़िया सिंपल सा गुण है। वो गुण ये है ना कि देखिए, मानकर चलिए किसी भी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, मानकर चलते हैं मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, और इस टॉर्च से क्या हो रहा है, प्रकाश का किरण निकला। ठीक है। ये जो मेरे पास टॉर्च जी है, इससे प्रकाश का किरण क्या हुआ, निकला, और यहां से निकलते हुए ये आएगा, किसी वस्तु पर पड़ेगा। मानकर चलिए यहां पर हमने एक ना कुर्सी रख दिया, क्या रख दिया यहां पर हमने एक कुर्सी रख दिया, इस कुर्सी पर आकर के पड़ा प्रकाश, और उसके बाद पड़ने के बाद यहां से टकरा करके जब ये प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब जाकर के हम चीजों को क्या कर पाएंगे, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। यानी प्रकाश की किरण
उस वस्तु पर टकरा कर, किसी वस्तु पर टकरा कर अगर हम मेरे आंखों तक पहुंचे तो हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर नहीं पहुंचे तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। आप कहिएगा सर नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो एक बात बताओ, मेरे पीछे बोर्ड है, आप कहिएगा सर बिल्कुल है, बोर्ड पर ही तो पढ़ा रहे हैं, तो क्या उस बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है? देखो तो तुम लोग को दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप कहिए जी सर पढ़ तो रहा है, बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है ना, आपको चीजें दिख रही है, तो क्या आपको लग रहा है मैं आगे देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या मुझे ये बोर्ड दिख रहा है? आप कहेगा नहीं सर, आपको कैसे दिखेगा, पीछे को माथा, यहां पर आंख थोड़ी है, तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये प्रकाश तो यहां पड़ा, ये प्रकाश टकरा करके मेरे आंखों तक नहीं आया। अब हम अपना गर्दन हौले 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 घुमाएंगे, और जब गर्दन हम इधर घुमाएंगे ना, तब ये प्रकाश का किरण मेरे आंखों पर क्या होगा, आकर के पड़ेगा, और हम देखेंगे अच्छा ये तो कुर्सी का फोटो था, ठीक है। और जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम नहीं देख रहे हैं। जैसे यह मार्कर है, मार्कर को हम पीछे रख लिए, अब पीछे वाले को बोल रहे हैं कि तुम लोग देखो मार्कर दिख रहा है, सब कहेगा जी सर प्रकाश में है तो दिखेगा ही। अब हम देख रहे हैं क्या, कैसे देखेंगे, मेरा आंख पीछे थोड़ी है, वो प्रकाश का किरण उस पर रहा है, लेकिन मेरे आंख तक नहीं आ रहा। आगे में जब लाएंगे ना, तो ये गया, पड़ा, और आंखों पर रोशनी आई, तो कहेंगे हाँ अब दिखाई मारकर, ठीक है। क्लियर है चीजें? तो ये है प्रकाश, और यही जो प्रकाश आ करके किसी वस्तु से टकरा करके और हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसी को कहा जाता है प्रकाश की क्रियाविधि। तो आपने दो चीजें अभी तक देखा, पहला कि प्रकाश कहते किसको है, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं बच्चों, देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। दूसरा, प्रकाश की क्रियाविधि, प्रकाश कार्य कैसे करता है, तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा करके हमारी आंखों तक वो किरण पहुंचती है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अगर नहीं पहुंचेगी तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए कहता है कि यह जो प्रकाश है ना, कोई भी वस्तु होगा, कहीं से प्रकाश जो निकलता है, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ये जो प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी, ये कैसे चलेगी, तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, ठीक है। और सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा, तो आप कहिएगा सर सीधी रेखा में चलेगा, और जो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसी सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो किरण है ना, ये अगर अकेली जा रही है, ठीक है, ये किरण क्या है, अकेली घर से निकली और चली गई, तो उसको किरण ही कहना, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अकेला जाने में थोड़ा सा अजीब लगता रहता है, नहीं देखो लड़कियों को घर से बाहर निकले ना, तो अकेला नहीं जाती है, दो चार लोगों को पकड़ लेगी, तू चल तू चल तू चल, चार पांच लोग साथ में चलो, तो घूमने में मजा आएगा, ठीक है। तो स्कूल भी जाती है तो पूरे के पूरे सहेली टीम बना करके जाती है, ठीक है। तो अगर ये अकेला गई तो किरण, और कहीं सब सहेली को साथ ले गई ना, पूरा के पूरे ग्रुप में जा रही है, पूरे के पूरे क्या कर रही है, एक ग्रुप में जा रही है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, ये है ये है ये है, सीता है, गीता है, रीता है, सविता है, जो भी है, सीफा, जो भी नाम है, ठीक है। ये सारी की सारी लड़कियां अगर ग्रुप में जा रही है ना, तो ग्रुप में जाने वाले इन तमाम लड़कियों को हम क्या कहेंगे, मतलब किरणों के इस ग्रुप को हम, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, तो किरणों के समूह को बच्चों कहा जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। तो किरण जब अकेला है तो किरण है, उसको उंगली ना करो, गुस्सा मत दिलाओ, अगर किरण अकेला है तो किरण है, और अगर समूह में है तो किरण पुंज है। क्लियर है? तो किरण हमेशा सीधी रेखा में, सॉरी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। किरण अगर समूह में गए तो किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज है ना, ये तीन तरह का होता है। देखो क्या होता है, लूना लंगड़ा खतरा, देख लो क्या है। ये जो किरण पुंज है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन तरह के होते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस किरण पुंज की, तो ये किरण पुंज होते हैं तीन प्रकार के। देखिए पहला जो किरण पुंज है ना, पहला उसे हम लोग कहते हैं अपसारी, पहला को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो है ना, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। दूसरा को क्या कहते हैं, पहला को अपसारी, दूसरा को कहते हैं अभिसारी, और तीसरा को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। क्लियर है? देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। अपसारी, अभिसारी और समांतर। देखिए अपसारी किरण पुंज एक ऐसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक गो बिंदु से निकल करके चारों ओर फैलती चली जाती है, चारों ओर फैलती चली जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज, ठीक है। सॉरी अपसारी किरण पुंज। निकल के चारों ओर फैल गया, जैसे टॉर्च जलाते हो ना कभी, तो टॉर्च जलाओगे तो देखोगे रोशनी चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, कि चपाक से निकला यहाँ से रोशनी और सामने वाले को गोली लग गया, ऐसा तो नहीं होता है।
रोशनी निकला और चारों ओर बढ़िया से क्या होता है, फैलता है, छितरा जाता है। तो ये एक बिंदु से निकलकर जो चारों ओर फैलती है ना, इसी को कहा जाता है अपसारी। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरण आ करके एक एगो बिंदु, ये एगो बिंदु है, यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आए, मतलब अलग अलग विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरण आकर के एक गो बिंदु पर मिले, उसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। जैसे एक दो आप ना जादू टोना वाला सीरियल देखे होइएगा या बालवीर देखे होइएगा, उसमें बड़ा बढ़िया रहता है कि एक पत्थर का टुकड़ा रहेगा और सारे के सारे लोग ना अपनी भयंकर परी, डरी परी, बाल परी, जो भी परी है, ठीक है, वो परियां सारी की सारी ना अपनी उस पर शक्तियां लगाती है, ठीक है। तो यहाँ से शक्ति निकला, वो प्रकाश के फॉर्म में ही रहता है, वहां से शक्ति निकला प्रकाश के फॉर्म में, वहां से शक्ति निकला कहीं कहीं ना ऊर्जा को जहां पर ऑब्जर्व किया जाता है ना, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है अभिसारी किरण पुंज का, ठीक है। मतलब प्रकाश को एकत्रित करने के लिए क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश को फैलाने के लिए अपसारी किरण पुंज। अगला जो आता है हमारा वो है बच्चों समांतर किरण पुंज। इसमें ना फैलाने की जरूरत है ना एकत्रित करने की जरूरत है, इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के आमने सामने समांतर गमन करती है। क्लियर है, आया निकल गया, बहुत सारे टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश निकला गया, इससे निकला, उससे निकला, 4-5 टॉर्च अगर हमारे पास है ना बच्चों, तो इन तमाम टॉर्च से क्या होगा, प्रकाश निकल करके आराम से, देखो तुम्हारे पढ़ाने के लिए इतने सारे मार्कर लेकर के आए, सबसे प्रकाश निकलेगा, इसके समांतर ये, इसके कोई किसी से टकराएगा नहीं, कोई किसी को टोकेगा भी नहीं, अगल बगल से निकल करके जा, जैसे टाउन में लोग नहीं रहते हैं वैसे। क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको किरण पुंज समझ में आया होगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, 3 प्रकार, अपसारी, अभिसारी और समांतर। वैसा किरण पुंज जिसमें एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाए तो अपसारी, एक ही बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी, और एक दूसरे के आमने सामने समांतर गमन करे तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज, ठीक है। चलिए, आमने सामने गमन करेगा तो समांतर। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है कि आखिर सर जी ये जो प्रकाश की आप बात इतना देर से कर रहे हैं ना, ये प्रकाश आता कहाँ से है और जहां से ये आता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश जिस बिंदु से निकलता है ना, उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर टॉर्च से प्रकाश निकलता है, तो टॉर्च प्रकाश का क्या होगा, स्रोत। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रकाश स्रोत होता क्या है, कोई पूछे कि प्रकाश आता कहाँ से है, तो आप कहिएगा वो प्रकाश स्रोत से आता है। कोई पूछेगा प्रकाश स्रोत कहते किसको है, तो कहेंगे जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, जिस बिंदु से प्रकाश किरण निकलती है उसे ही कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और अब देखो दिक्कत क्या है, ये तो टॉर्च से निकला, खाली टॉर्च से निकलेगा, कहोगे नहीं सर मोबाइलों से तो निकलेगा, कोई कहेगा सर टीवी से भी तो निकलेगा, कोई कहेगा सर आप पढ़ा रहे बल्ब, बल्ब में, ये बल्ब से भी तो प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि एक माइक जल रहा होगा उससे भी छोटा सा प्रकाश ग्रीन कलर का निकल रहा होगा। और इतना ही नहीं, हम कहेंगे बच्चों हमारे जो सूरज देवता डेली के डेली भोरे भोरे आकर के प्रकाश देते हैं, सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, हर जगह से प्रकाश निकलता है। तो ये सारे के सारे जो प्रकाश है, क्या हम सबको एक ही साथ पढ़ेंगे या इसके स्टडी को अलग अलग भागों में बांट दे, तो आप कहेगा सर जैसा आपको सही लगे। तो हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। पहला देखिए प्रकाश स्रोत, इसको मिटा देते हैं बच्चों। देखो अगर कोई नोट नहीं किए हो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ये गलत बात है, ले लिया करो। अगर नहीं भी लियो तो उतनी बड़ी गलत बात नहीं है। आपको मैं पूरी की पूरी क्लास नोट्स देने वाला हूं, तो आप बेचैन क्या हो रहा हो, निश्चिंतम परम सुखम, निश्चिंत होकर के पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तुम बस मेहनत करो, जितना बताते उतना कर लो, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट है मेरे भाई। चलिए अब हम बात करें अगर प्रकाश की स्रोत की ना, कि आखिर ये प्रकाश के स्रोत को सर आप 2 भागों में कौन कौन से बांटे। देखिए प्रकाश स्रोत की हम अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो ये प्रकाश के स्रोत 2 तरह के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, पहला को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा को कहा जाता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। पहला को प्राकृतिक कहते हैं और दूसरा को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो बात करते हैं हम अपने प्राकृतिक स्रोत पर कि आखिर प्राकृतिक स्रोत कहते किसको हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है जो प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि वह बिंदु स्रोत जहां से, मतलब सॉरी, प्रकाश की वह बिंदु स्रोत जो प्राकृतिक प्रदत्त हो, जहां पर जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, जिसको हम मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है। मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक प्रदत्त है, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। आप कहिए क्या होगा इसमें, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सूर्य,
चांद, चांद जैसा मुखरा लेकर तारा होगा। अन्य भी चीजें हो सकती है, बिजली जो कड़कती है उससे भी प्रकाश निकलता है। ठीक है, अगला आता है हमारा बच्चों मानवीय स्रोत, मतलब मानव निर्मित या मानवीय स्रोत हम इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें हो गया जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, वैसे प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी का लाइट हो गया, इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। क्लियर है? चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये किरण जब चलती है ना, चल इसको मिटा दें। हाँ तो बच्चों अब प्रकाश जो निकला, तो क्या सभी वस्तु में से ये जो प्रकाश की किरणें हैं जब चलती है निकलती है ना, तो क्या हर एक वस्तु में से प्रकाश निकलती है? तो आपके नो सर, हर एक वस्तु में से प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, तो किस में से निकलता है? तो देखिए इसके आधार पर ना बांटा गया है दो भागों में। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अप्रदीप्त, जिसको अदीप्त या दीप्तिमान भी कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। पहला है प्रदीप्त और दूसरा है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु को कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश दे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, स्वयं क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे चारों तरफ। ठीक है, और ये होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे। आप कहिएगा कैसे? अब मानकर चलो हम बॉल बना दिए या टॉर्च लाएं, ठीक है, हम क्या लाएं, टॉर्च लाएं, तो क्या टॉर्च से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? आप कहिएगा जी सर बिल्कुल निकलता है। हम एक मार्कर ले लिए, क्या इस मार्कर से, क्या इस पेन से प्रकाश निकलेगा? आप कहिएगा नहीं सर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ना हम कह सकते हैं इसका परिभाषा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे या जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त कहते हैं। क्लियर है? प्रदीप्त में क्या होगा? तो सूर्य होगा, चांद होगा, तारा होगा, बॉल होगा, टॉर्च होगा, अन्य बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब ना याद कर लेना। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे। कुर्सी होगा, टेबल होगा, दीवार होगा, बोर्ड होगा, मेरा ये मार्कर होगा, ये शर्ट होगा, जो भी चीजें हैं ना ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। क्लियर है? तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त तक कोई दिक्कत? आप कहिएगा जी नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एक प्रकार के पदार्थ पर, कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं अलग अलग पदार्थों के साथ प्रकाश का ना अलग अलग लक्षण रहता है, अलग अलग बिहेवियर होता है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए ऐसे, क्या है ना, इसके आधार पर प्रकाश को बांटा है तीन भागों, पदार्थ को बांटा है तीन भागों में। पहला हमारे भाई साहब है पारदर्शी पदार्थ, पहला है पारदर्शी, दूसरे हमारे हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरे हैं पारभासी। तीसरे हमारे कौन हैं? तब कहिएगा सर तीसरे हैं पारभासी। तो बच्चों हम अगर बात करें पहला की, कि पहला जो है ना वो क्या है, तो पहला हमारा है पारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। आपके आर पार किससे होगा? तो सिंपल सा शीशा ले लोगे मेरे भाई और इधर से टॉर्च जलाओगे तो इस साइड रोशनी चला जाएगा। शीशा के ग्लास से भी होता है, हवा से भी होता है, यहाँ हवा है ना, अगर यहाँ पर हम टॉर्च जलाएंगे तो क्या लग रहा है, प्रकाश आर पार नहीं होगी, आराम से होगी, तभी तो ये बल्ब का रोशनी दिख रहा है। और दूसरा आता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल पार ना हो पाए, साफ साफ प्रकाश की किरण आर पार जिससे नहीं हो पाती उसे कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ। आप कहिएगा सर अपारदर्शी पदार्थ में क्या होगा? तो मेरे बच्चों भाई अपारदर्शी पदार्थ की अगर हम बात करें ना, तो अपारदर्शी पदार्थ में हमारा हो जाएगा ये बोर्ड हो गया, दीवार होगा, ये बोर्ड के पीछे दीवार भी है, दीवार होगा, मोटा कपड़ा होगा, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह होगा, इन सब चीजों से प्रकाश की किरणें आर पार, लकड़ी होगा, नहीं होता है, जिसको हम अपारदर्शी कहते हैं। तीसरा जो है हमारा आता है पारभासी, थोड़ा बहुत पार होना, जैसे थोड़ा बहुत प्रकाश की किरणें पार हो। एग्जाम्पल में आप देखोगे कुहासा, धुंध लगा रहता है, ठंडा का टाइम वैसे भी आ रहा है ना, तो धुंध लगा रहेगा, कुहासा लगा रहेगा। आप देखते रहिए कुहासा में ना धुंधला धुंधला दिखता रहता है, सामने में बाइक वाला आ रहा है, साइकिल वाला आ रहा है, क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो कुहासा भी होगा। तेल लगा हुआ कागज भी होगा, तेल लगा कागज भी होगा, ठीक है, काजग लिखा गया, तेल लगा कागज भी होगा, अन्य भी कुछ चीजें होंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड। तो आज की क्लास में अब तक आपने जो देखा, क्या क्या देखा, जब तक बोर्ड मिटाएंगे तब तक रिवीजन होना चाहिए। प्रकाश
ऊर्जा का वह स्रोत, वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण अकेला तो किरण समूह में है तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाए तो अपसारी, एक बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी, एक दूसरे के समांतर गमन करे तो समांतर किरण पुंज। ठीक है। प्रकाश अगर उत्सर्जित करे, स्वयं प्रकाश अगर उत्सर्जित करे तो प्रदीप्त वस्तु, नहीं करे तो अप्रदीप्त वस्तु। जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे हम स्रोत बिंदु, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है मानव निर्मित कहलाता है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है प्रकृति का देन है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है बच्चों, हाँ, पदार्थ का वर्गीकरण, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, अपारदर्शी जिससे आर पार नहीं हो, और पारभासी जिससे धुंधला धुंधला, ये धुंधला धुंधला है, जिससे धुंधला धुंधला हो तो थोड़ा बहुत धुंधलापन पर दिखे उसे कहते हैं क्या, पारभासी। क्लियर है। चलिए अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि भाई साहब, अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ई प्रकाशवा को तो समझ गए कि आखिर ये प्रकाश है क्या। ठीक है। अब ई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस पर आइए। ठीक है, कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कहते किसको है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो देखिए, कह रहा है प्रकाश के किसी बिंदु, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। अब टकराएगा कौन चीज से, तो देखो टकराएगा तो कोनो चीज से, लेकिन लौटेगा किस चीज से, उसी चीज से लौटेगा जो लौटने वाला होगा। ठीक है। अब उस वस्तु को क्या कहते हैं जिससे प्रकाश के, उस सतह को क्या कहते हैं, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। जिस सतह से टकरा कर लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिससे नहीं लौटेगा उसे क्या कहेंगे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उसे क्या कहेंगे, हमको नहीं पता, कमेंट करके बताना है, धैर्य रखो, बताइए क्या कहेंगे उसको, अपरावर्तक सतह। वेरी गुड। चलिए प्रकाश का परावर्तन पर आते हैं। मानकर चलिए बच्चों, हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दर्पण है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि सर जी मेरे घर में एक दर्पण तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस दर्पण में ना शीशा एक के तरफ लगा हुआ है, एक तरफ से बढ़िया से पेंटिंग कर दिया गया है, उसमें कूट वूट चिपका दिया गया है पीछे से, पता नहीं और उसके साथ ही क्या मजाक हुआ है। ठीक है। लेकिन ऐसा कर दिया था। ठीक है। ऐसा जब कर दिया था ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें, ये जो हमारा दर्पण है ना, इस दर्पण में क्या होता है, मानकर चलिए यहां से कोई प्रकाश का किरण आया, ऐठिमन टकराया, मतलब हिमा पर टकराया यहाँ पर। ठीक है। और टकरा करके यह यहाँ से वापस लौटा। क्लियर है। आया, टकराया और वापस लौटा। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आ करके किसी दर्पण से टकराया और वापस लौटा, तो किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण को आकर टकरा कर लौटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये जो किरणें आ रही है ना, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आने वाले को आपतित, आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को जापतित नहीं कहेंगे मेरे भाई, जाने वाले को कहेंगे परावर्तित किरण। जाने वाले को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ये जो सतह है, जिस सतह से टकराया है, ये तो मेरा दर्पण है, और दर्पण का जो ऊपरी सतह है जिस पर टकराया है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। उसे क्या कहेंगे, तो कहिएगा उसे परावर्तक सतह। नीचे वाला जो ये रंग दिए हैं ऐसे ऐसे झलड़ी लगा जो पेंट किया हुआ है, उसको कहा जाता है अपरावर्तक सतह, अपरावर्तक सतह। क्लियर है। अब देखिए गौर से, बड़ा बढ़िया से एक किरण आया, टकराया और टकरा करके लौट गया, लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रकाश का एक गुण है, ये जैसे आया है ना वैसे ही लौट करके जाएगा। यानी ये कहता है कि अगर 40 डिग्री का कोण दर्पण के साथ हम आने के टाइम में बनाए हैं ना, तो जाने के टाइम में भी हम 40 डिग्री का बनाएंगे। अगर 60 डिग्री का बनाए होंगे तो हम जाने के टाइम में भी 60 डिग्री का, आने के टाइम में अगर हम m डिग्री का बनाए हैं तो जाने के टाइम में भी m डिग्री का बनाए। मतलब आपने आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उतना ही कोण बनेगा परावर्तित किरण के साथ। मतलब नियम ये कहता है। लेकिन दुख इस बात की है कि इतना बढ़िया कोण जो ये बन रहा है ना, इसके बीचों बीच में ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, ये कोण दोनों के लिए है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। लेकिन ये कोण दोनों के लिए है, यहां तक बातें ठीक है किसका, आपतित का कि परावर्तित का, आपतित का कितना, परावर्तित का कितना, यही कंफ्यूजन है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बीचों बीच में एक सीधा लंबवत प्यारा सा रेखा खींचते हैं और इसी रेखा का नाम डाल देते हैं अभिलंब। इसी रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसी रेखा को कहा जाता है मेरे बच्चों
क्या कहते हैं इसको, तो इसे कहा जाता है अभिलंब। इस लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा सीधा है, कहीं टेढ़ा अगर लगे तो घबराइएगा नहीं, गिर नहीं जाएगा देह पर। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है अभिलंब। ये जो हमारा लंबवत रेखा यही क्या है, अभिलंब है। देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, मे भी, इसके लिए माफी चाहते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, एक मिनट, हाँ। अच्छा, क्या हुआ, लाइट में कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट बच्चों, वो हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी लाइट में इशू, खैर कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट मेरे शेरों। देखो ये जो लंबवत रेखा खींचे ना, यही मेरा क्या है, यही मेरा है अभिलंब, यही मेरा क्या है, यहां से बेचारा विकलांग हो गया है, लग रहा है थोड़ा सा ना। देखिए ऐसा ना हो कि उससे ज्यादा ही विकलांग हो जाए, छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ आना कि वो सीधा ही है, ठीक है। तो ये जो रेखा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखो अभिलंब खींचते ही इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब ये खींचे तो यहाँ पर दो कोण बना, एक इधर एक इधर ठीक है। आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो इसका पहला अक्षर आई होता है, इसीलिए इसको आई से डिनोट करेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बना, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, हाँ रिफ्लेक्शन ही कहने दो, ठीक है। तो इसको हम लोग आर के द्वारा डिनोट करते हैं। और हमने बार बार आप, अच्छा हाँ, एक वो बिंदु जहां पर ये सारी की सारी चीजें मिल रही है, इस बिंदु को बच्चों कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए क्या कितना बढ़िया टॉपिक है ये। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आने वाले किरण को आपतित किरण, टकराकर लौटने वाले को परावर्तित किरण। जिस सतह से टकराया परावर्तक सतह, जिससे नहीं टकराया अपरावर्तक सतह। हमने उपयोग में दर्पण लिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जिस बिंदु पर मिला आपतन बिंदु, इस दोनों के बीच में एक लंबवत रेखा खींचे आपतन बिंदु पर, वो हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें, परावर्तन का जो नियम है, ठीक है, परावर्तन के नियम में कहता है, ठीक है, पहला नियम, पहला दूसरा क्या, एक नियम कहता है कि हमेशा जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। हम आपको इतना देर से ही समझा रहे हैं, इसके बीच का जो कोण होगा ना, वही कोण इसके बीच के बराबर होगा। ये अगर 60 डिग्री तो ये हो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये हो 30 डिग्री, इस 80 डिग्री तो ये हो 80 डिग्री, ठीक है। हमेशा याद रखिए आपतन परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर जो हम अभिलंब खींचे, अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल में एक ही जगह पर होगा। क्या एक ही बिंदु एक ही तल में है कि नहीं है? आपके कहेगा जी सर बिल्कुल है, लिख देते हैं इसको भी। कह रहा आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही वो तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का दोनों नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, और ये पूछता भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है अब तक का, तो हमें लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसलिए इसको हम VVI 2025 कह सकते हैं कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लासेज है वो आपको समझ में आई होगी। हम आपका 2 मिनट का टाइम लेते हैं और एक बार इसको रिवाइज कराते हैं कि आखिर हमने क्या देखा आज, ठीक है। सबसे पहला है प्रकाश। देखो हम तुमको ना एक स्कैनिंग मेथड सिखाते हैं, ठीक है। स्कैनिंग मेथड में क्या करना, प्रेम से बैठ जाओ, आंख को बंद करो और सोचो कि आज हमने क्या पढ़ा। आंख बंद करके आपको सोचना है कि आज हमने क्या पढ़ा। तो शुरुआत में पढ़ा प्रकाश। प्रकाश कहते किसको है, तो ऊर्जा का यह एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं।
ये काम करता कैसे है? तो किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश हमेशा चलता है सीधा रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण अगर अकेली है तो किरण है, लेकिन समूह में है तो किरण पुंज कहलाएगा, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। एक बिंदु से निकलकर किरणें फैल रही है तो अपसारी, एक बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी, एक दूसरे के समांतर गमन करे तो समांतर किरण पुंज। क्लियर है कि कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहिएगा सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गया। अप्रदीप्त वैसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित कर ही नहीं सकती है, जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, कपड़ा हो गया, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, कुर्सी, टेबल इत्यादि। ठीक है, अगला आता है फिर ये प्रकाश निकलता है कहाँ से, और जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत से। जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है ना उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, टॉर्च, मोबाइल, घड़ी, बैटरी, दिस दैट जो भी हो। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मानव निर्मित कहलाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं, जैसे सूर्य हम नहीं बनाए थे, चांद भी हम नहीं बनाए थे, तारे भी हम नहीं बनाए थे, वो सारे के सारे भगवान बना करके दिए। ठीक है, तो वो सभी चीजें क्या कहलाएगी बच्चों? प्राकृतिक प्रदत्त कहलाएगी। क्लियर है? अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एक ऐसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिससे आर पार न हो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अपारदर्शी पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जो धुंधला धुंधला पार हो उसे हम लोग कहते हैं, जो धुंधला धुंधला दिखे उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्लियर है? अगला जो हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। मेन तो शुरुआत जंग की यहां से हो रही है मेरे भाई। कह रहा प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश जो देखो, अब प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश की किरण क्या करे? किसी बिंदु से टकराकर, भाई टकराने के लिए पहले आएगा तब ना टकराएगा। जो प्रकाश आ रहा था टकराने के लिए उसे हम आपतित किरण, जहां पर जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को आपतन बिंदु, जिस सतह से टकराया परावर्तक सतह, जिस सतह से नहीं टकराया अपरावर्तक सतह, जिस वस्तु पर टकराया वो मेरा दर्पण था, वैसे आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, टकराकर लौटने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच में एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो कोण को अलग अलग भागों में बांटता है और ये दर्शाता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई के द्वारा डिनोट करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर के द्वारा डिनोट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल में होंगे। ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं और महा महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये धमाकेदार क्लासेज आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। तो वो आगे आपके हाथों में कि आप कमेंट करो, जो भी दिक्कतें हो कमेंट करिए। ठीक है, और हाँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। आप मॉक टेस्ट जाइए, अभी ऐप पर ही फ्री है बच्चों 5 दिनों के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में अगले दिन। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी हो, तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।